मिनट तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करेंगे, तो जिसका जितना भी नंबर होगा आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये एक तरीके से आपकी सीरीज़ रहेगी जहाँ पर आपका मैथ, सीवीएस और सीडीपी इन सब के जो भी हमारे पुराने साल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उन्हीं सब पेपर्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको इसका आंसर कमेंट में करना रहेगा। ठीक है, बाकी जहाँ पर दिक्कत होगी एक्सप्लेन तो हम कर ही रहे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तब तक चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर देना यार, और एंड तक देखना। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक कर देना। ठीक है, और सबसे ज़रूरी है कमेंट जरूर कर देना कि आपका कितना 30 में से आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। अब देखिए यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा इधर इंग्लिश, बाकी एक्सप्लेनेशन में दोनों लैंग्वेज में कर दूंगा। ठीक है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और बाकी हिंदी वाले आप हिंदी में देख लेना। अब ये कह रहा है कि इंडिया में क्या होता है कि हमारे क्लासरूम में अगर मल्टीलिंगुअल है, ठीक है, मतलब बहुभाषी वाली है, ठीक है, एक से ज़्यादा भाषाओं का अगर यूज़ होता है, तो ये आपके लिए क्या कह सकते हो आप? ये कोई प्रॉब्लम है, ये एक रिसोर्स है, या कोई ऑब्स्टेकल है, या कोई बॉर्डर है, मतलब कोई परेशानी है, बाधा है, ठीक है, संसाधन है, समस्या है। तो मल्टीलिंगुअल हमेशा क्या है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं सीडीपी में कि एक हमारा एक रिसोर्स की तरह यूज़ होगा ये। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अ रिसोर्स। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो भी बच्चे या जो भी चाइल्ड जो गलतियां करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या समझ सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन है आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। क्या ये टीचर या बच्चे की लापरवाही है? दूसरा ऑप्शन है शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है शुड बी सेवरली डील्ड विद, और फोर्थ ऑप्शन है आर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल चिल्ड्रन एज अ वीक और आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, पहली बात तो जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो फेलियर तो नहीं हो सकता, उसको हम फेलियर नहीं मान सकते। ठीक है, ना तो उसमें टीचर की गलती, ना तो उसमें स्टूडेंट की गलती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि शुड बी सीन एज, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी हद तक थोड़ा सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं शुड बी सिवियरली डील्ड विद। ठीक है, कि मतलब इसको कठोरता से निपटाना चाहिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो बच्चों को तो बिल्कुल कठोर या मार ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करानी है। फोर्थ आर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल चिल्ड्रन। अब बच्चे को वहाँ पर आपको लेबलाइज नहीं करना उसको, ठीक है, कैटेगरी में नहीं उसको बांटना है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए जहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि बच्चे ने क्या सोचा है, क्या सोचकर उसने ये आंसर दिया जो गलत हो गया। ठीक है, उसकी हमारे थिंकिंग के बारे में पता चलेगा, तब हम उसको डील कर पाएंगे। उस हिसाब से उसको हम डायग्नोज करके फिर उसको हम रिमीडियल क्लास जो होती तरीके से, ठीक है, तब जाके हम उसकी ये सब त्रुटियां या गलतियां दूर कर पाएंगे। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट दियर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि इन चारों में से पावलोव, ठीक है, जुंग, पियाजे या स्किनर, इन चारों में से बच्चों को एक्टिव बिल्डर की नज़र से कौन देखता है ना, कि उनके विचार में, किसके विचार में ये चीज़ है कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा गया है। अब आपने अभी पियाजे की थ्योरी में पढ़ा ही था वीडियो में, ठीक है, कि पियाजे ने क्या बोला था, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा पियाजे, थर्ड ऑप्शन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या है? अब जैसे हम बहुत चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड ये सब सुनते हैं, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, बच्चों से कहेंगे कि तुम फॉलो करो या नकल करो, ठीक है, टीचर की, तो ये तो हमारा एकदम गलत मेथड हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो टीचर का हो गया वो। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेज एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। ठीक है, मतलब बच्चे इनिशिएट करें, बच्चे पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहें। ठीक है, थर्ड हमारा है लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री। ठीक है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना। ठीक है, कि तुम एकदम आज़ाद हो, जो मन है वो करो। तो जाहिर है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे। फोर्थ हमारा गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन में, या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। फोर्थ में देखो सिर्फ मोरल एजुकेशन की बात करी गई ना, तो उसको मोरल एजुकेशन देना, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड थोड़ी नहीं हो गया, वो तो तब भी टीचर के द्वारा ज़बरदस्ती हो रहा है ना। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को आप उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व दे रहे हैं, ना कि बच्चे खुद पार्टिसिपेट करें, उनका खुद इंटरेस्ट हो। ठीक है, तभी हम बोलेंगे चाइल्ड सेंटर्ड है, कि बच्चे के हिसाब से पढ़ाई हो रही है।
ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाला हम देखते हैं। अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय, ठीक है, किसी भी जटिल परिस्थिति को, ठीक है, अगर उसका बच्चों को आपको दिखाना है, ठीक है, कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है, उसमें आपको एज अ टीचर कैसे आप हेल्प कर सकते हो उसको। ठीक है, पहला है नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन। ठीक है, मतलब बच्चों की आप बिल्कुल कोई मदद ही मत करो, ठीक है, खुद ही वो कर लें, तो ज़ाहिर सी बात सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जब उनको थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं दोगे, ठीक है, जिसे हम इसका फोल्डिंग बोलते हैं, तो फिर वो कहाँ से कर पाएंगे। गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, सिर्फ किसी सिचुएशन पर या किसी प्रॉब्लम का लेक्चर ही देते रहेंगे तो भी नहीं सॉल्यूशन निकल पाएगा। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक ये तीसरा क्या है कि जो भी आपने टास्क दिया है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन लिख देना। इंस्ट्रक्शन लिखने का मतलब आप एक तरीके से उसको क्लू या हिंट दे रहे हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको करना है। चौथा हमारा इनकरेजिंग कंपटीशन एंड ऑफरिंग हाई रिवार्ड टू द चाइल्ड हु कंप्लीट द टास्क। ठीक है, कि आप वहाँ पर प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, तो ये भी नहीं उतना सही। तो हमारा जो बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ना, इससे बच्चा कर ले जाएगा। अभी आप के सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाए, जब उसको आपको पार्ट्स में रखी जाएगी, ठीक है, कि इस फील्ड में अगर प्रॉब्लम है तो इसका ये इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाओगे। अब सिक्स्थ है हमारा एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज़ रिसीव्ड। ठीक है, अब ये शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वो ज्ञान को उसी रूप में याद करें, उसी रूप में जैसे कि टीचर ने याद करा दिया उसी रूप में वो रिसीव भी कर लें। ठीक है, कैसे क्या इज एन इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटजी, ये बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से प्रभावी आकलन होगा। इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एज इट इज़ रिसीव्ड ना, कि मतलब ये हो गया कि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो जैसे आपने समझाया जिस लैंग्वेज में जो फ्लो में आपने बोला सेम वो उसी तरीके से उसको रिसीव करेगा, उसी को समझेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो अपना भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने भी इंटरप्रिटेशन रखेगा ना, कुछ थोड़ा बहुत। थर्ड है हमारा इज़ गुड सिंस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग एज इट इज़ इन आवर ब्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम जो भी सुनते हैं वो सब अपने याद रखते हैं, तो ये भी गलत है। इज़ गुड सिंस इट इज़ ईजी फॉर द टीचर टू एसेस। अब जहाँ पे भी टीचर की आसानी की बात है ना, वो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, जहाँ पे टीचर को आराम और टीचर की आसानी, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा जो एकदम सही ऑप्शन है वो होगा सेकंड वाला, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एकदम ऐसे ही आपको जैसे हमने सिखा दिया आप सीख लो बस। ठीक है, ना कोई सवाल करो, ना कुछ अपना इंटरप्रिटेशन, अपना एक्सपीरियंस कुछ मत शेयर करो, तो ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। अब सेवन्थ है हमारा व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप्स देयर लर्निंग कर्व। ठीक है, जब बच्चों को आपने ग्रुप में अगर रख दिया, ठीक है, अब वो एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चे का उसका जो लर्निंग कर्व होता है, मतलब उसमें जो वो सीखता है, ठीक है, वो रिमेन्स स्टेबल, मतलब स्थिर रहता है। ठीक है, जितना पहले वो सीख सकता था अभी भी उतना ही सीख लेगा। डिक्लाइंस मतलब बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। रिमेन्स द सेम, जैसे था वैसे रहेगा। बिकम्स बेटर। अब जब भी अगर हम ग्रुप में कुछ भी डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें पता है, कुछ चीज़ें होती है जो सामने वालों को पता है, तो एक दूसरे से क्या करते हैं हम नॉलेज शेयर करते हैं, तो हमारी नॉलेज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जब नॉलेज बढ़ेगी तो हमारा जाहिर सी बात है लर्निंग क्या होगी, बेटर होगी, बेहतर होगी लर्निंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला होगा। अब एट्थ है हमारा द पेस ऑफ डेवलपमेंट वरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ डैश पैटर्न। ठीक है, अब जो हमारा विकास की गति होती है, ठीक है, वो हमारी एक इंडिविजुअल से दूसरे से डिफर होती है। ठीक है, लेकिन किस चीज़ में वो सेम होती है, पहला हैफजर्ड मतलब अव्यवस्थित होती है, ठीक है, या फिर एन अनप्रेडिक्टेबल, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसका आप तरीके से क्या बोलते हैं भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। थर्ड वाला सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, और फोर्थ आर टो टू हेड। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट तो टो टू हेड होता है या हेड टू टो होता है। ठीक है, हेड टू टो होता है डेवलपमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे हेड टू टो होता तो ठीक है, ये सही होता। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है वो क्या एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर में होता है। ठीक है, कि बच्चा अगर ये नहीं कि पहले वो चलना सीख लेगा डायरेक्ट, उसके बाद फिर बैठना सीखेगा, वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा ना, तो क्या एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली होगा। अब हम देखते हैं नाइन्थ वाला
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए इसमें से जो भी आपका स्टेटमेंट में कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है, ये अब किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था, ठीक है। सोशियो कल्चर का जहाँ नाम है मतलब वाइगोत्स्की ने कहा, उनके हिसाब से कि जो समाज को लेकर अगर आप चले, बच्चे जो समाज से सीखते हैं, इंटरेक्शन से जो भी सीखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, ठीक है, कि डेवलपमेंट बस एक ही दिशा की ओर चलेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, कि विकास जो हमारा वो पृथक होता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, ठीक है, कि डेवलपमेंट क्या होता है, बिगिंस होता है और एंड्स एट बर्थ, ये तो उल्टा है, ठीक है, आदमी मरेगा तब एंड होगा ना डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, किसके हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से, उनके हिसाब से था डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अब 10th हम देखते हैं, वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, कि हम आपस में एक दूसरे से अलग क्यों हैं। ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ना जन्मजात विशेषताओं के कारण, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, कि मतलब इन्वायरमेंट या फिर जो हमारे जेनेटिक है उसकी वजह से, बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, ना कि हर इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट जीन पाते हैं, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट का। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आदमी इनबॉर्न कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत चीज़ें फैक्टर होती हैं, उसके माँ बाप का जीन भी, प्लस किस समाज में रह रहा है, ठीक है, कैसा उसके आसपास का एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर देखो थर्ड फोर्थ क्या, ये दोनों अलग अलग है, एक जगह पे जीन की मतलब हेरिडिटी की बात कर दी गई, दूसरी जगह एनवायरनमेंट की, और हमारा डेवलपमेंट हमें क्या पता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं। तो इंडिविजुअल जब भी एक दूसरे से अलग होंगे तो किस बेस पे अलग होंगे, जब उनका जीन और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों का उसमें रोल होगा, तभी तो हम कहेंगे एक दूसरे से अलग होंगे वो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड वाला, ठीक है। बाकी जिस ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम होगी, जिसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया होगा, कमेंट कर देना, उसका क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट में हम। फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। अब देखो ये तो हमेशा आने वाला क्वेश्चन रहता है कि फैमिली जो है वो कौन सा रोल प्ले करती है बच्चों के सोशलाइजेशन होने में, उनके समाजीकरण में। तो परिवार क्या करता है हमारा, एन एक्साइटिंग या प्राइमरी या सेकेंडरी या नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नॉट सो इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंडरी नहीं होगा, सेकेंडरी हमारा स्कूल वगैरह का, लाइब्रेरी या फिर अदर्स का होता है। प्राइमरी होगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का जो समाज होता है वो किनसे बनता है, उसकी फैमिली से, माँ बाप में रहेगा, भाई बहन में रहेगा, अपने घर में दादा दादी, तो उसका जो समाज बनेगा वो कहाँ होगा, घर ही में समाज बनेगा उसका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फैमिली क्या है, एक प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। अब हम करते हैं 12th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इन चारों में से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब बहुत आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका पूरा ज्ञान ले लेता है वो। फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, ठीक है, इस जो भी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, ठीक है, या फिर इमेजिनरी प्ले करता है। तो देखो फॉर्मल तो एकदम लास्ट स्टेज होती है किसकी, जो हमारे पियाजे ने दी थी, ठीक है। इमिटेशन तो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में करने लगेगा ना, कि नकल करेगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। इन्फेंसी में अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर, ठीक है। अब बच्चा भी 0 से 2 ईयर्स का ही वो लॉजिक कैसे लगा लेगा, ठीक है, तो लॉजिक से बात है, तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला हमारा प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में डिडक्टिव थॉट नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। फोर्थ जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने भी नहीं पढ़ा, पियाजे ने जो स्टडीज़ दी हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना CDP के, वहाँ पर दिया हुआ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड। अब देखो सी हमने क्या बताया था कि सी से आपका कॉन्क्रीट होता है, सी से आपका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा आपका, ठीक है, कंजर्वेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, कंजर्व एंड क्लासीफाई। तो जिस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन या क्लासिफिकेशन कर लेता है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो उसका सही आंसर जो होगा वो 4th वाला होगा। अब हम करते हैं 13th वाला, अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, ठीक है, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब एक कोई लड़की मुझे कह रही है कि कपड़े जो होते हैं वो सन में जल्दी सूख जाते हैं धूप में, ठीक है, तो ये किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आई है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, तो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट ये हो सकता है, रिवर्सिबल थिंकिंग या सिंबॉलिक थॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो उसने किसी थिंकिंग को रिवर्स किया, ना तो कोई सिंबलाइज है यहाँ पर कि जो सिंबलिक थॉट उसके अंदर पैदा हो जाए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कि सन की वजह से, धूप की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कपड़े सूख जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हो गया कि अगर तुम अभी सीटेड का क्वेश्चन था कि अगर
कोई भाई बहन है, उनमें से बहन बोल रही साइकिल पे बैठी हुई, भाई से बोली कि साइकिल तेज़ चलाओगे तो हम लोग घर जल्दी पहुंचेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तुमने साइकिल की स्पीड बढ़ाई तो हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये भी क्या कॉज एंड इफेक्ट का एग्जाम्पल है एक। 14 तलब देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। ठीक है, पियाजे के हिसाब से कि जो बच्चों की जो थिंकिंग होती है, ठीक है, उनका जो चिंतन होता है वो बड़ों से किस मामले में अलग होता है। ठीक है, डिफर्स इन काइंड होगा यहाँ पर, जो हमारा सही आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है, साइज से मतलब नहीं यहाँ पर। ठीक है, अमाउंट काइंड और काइंड अमाउंट में अगर आप कंफ्यूज हो तो देखो एक चीज़ समझो, एडल्ट्स कैसा सोचते हैं और बच्चे कैसा सोचते हैं वो डिफ़र करता है। ठीक है, एडल्ट्स कितना सोचते हैं, बच्चे कितना सोचते हैं, ये नहीं डिफ़र करता है। ठीक है, कि हाँ एडल्ट्स ने इतना सोचा, बच्चे इतना कम सोचते हैं। उनके सोचने के ऊपर मतलब उनकी रीजनिंग के ऊपर डिफरेंस हम कर सकते हैं। ठीक है, एडल्ट्स किसी चीज़ को किसी तरीके से सोचेंगे, बच्चा उसी चीज़ को किसी अलग तरीके से सोचेगा। ठीक है, तो डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। ठीक, अब हमारा जो 15th वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग, कि इसमें से स्केप फोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। स्केप फोल्डिंग अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो जो भी हम बच्चों को अगर किसी कोई चीज़ हमने उनको कोई सिचुएशन दी है, ठीक है, या हमने उनको कुछ भी प्रॉब्लम दे दिया, उसके बारे में अगर हम उन्हें थोड़ा बहुत भी क्लूज दे देंगे या हिंट दे देंगे, ठीक है, या उनकी मदद कर देंगे, तो हमने जो हेल्प किया उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्केप फोल्डिंग। ठीक है, बच्चे के लिए क्या करेगा, एक स्केप फोल्डिंग का काम करेगा। ठीक, उसके लिए एक सीढ़ी का काम करेगा, जिससे उसको आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा, अपने गोल को अचीव कर लेगा वो। तो यहाँ पर देखिए, गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट। अब आपने अगर बच्चे को मोटिवेशनल लेक्चर दिया तो आपने उसको की मदद थोड़ी नहीं की, आपने तो उसको मोटिवेट किया ना कि हाँ ये काम तुम करो। वो तो खुद करना चाह रहा है, वो होगा कैसे, उसको वो सॉल्यूशन दो ना। सेकंड है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग। ठीक है, अब ये दूसरा क्या है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना आप उसको बार बार स्पष्टीकरण देते रहो। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवार्ड्स। अब आप उसको मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना तो भी वो नहीं सीखेगा। उसको अवार्ड से या रिवार्ड से मतलब थोड़ी नहीं, उसको तो बस एक हेल्प चाहिए ना। फोर्थ में देखो, गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जब आप उसको क्लूज दे रहे हो, ठीक है, या उसको आप एक तरीके से अनुबोधन और संकेत दे रहे हो ना कि इस चीज़ को ऐसे करो, तब वो उसकी हेल्प हो जाएगी ना। मान लो किसी सिचुएशन में है वो, आपने उसको दूर से संकेत दे दिया कि यहाँ पे पहले जाओ, ये चीज़ को पहले करो, तो वो समझ जाएगा, जैसे वो करेगा उसको मिल जाएगा रिजल्ट कि हाँ ये करने से जल्दी हमारी सॉल्व हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ। ठीक है, जहाँ पर भी इसका फोल्डिंग आएगा नाम, पहली बात तो वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, वाइगोत्स्की। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये हमारा इसके फोल्डिंग मतलब होगा क्लोज या हिंट देना। ठीक है, क्लोज या हिंट देना। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इस सब से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं समझा तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, किसका 15 में कितना हुआ कमेंट कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में आप देख लेना, वहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर आप एक ही पार्ट में 30 के 30 क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, फिर हम एक पार्ट में 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही आप पढ़ो। बाकी जिसकी जो भी कमी है टॉपिक जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।